वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा पाषाण काल में होने वाला है। इसका पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे इसका पार्टीशन कैसे होता है, इसका डिवीज़न कैसे होता है। पाषाण काल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है। फिर पूरा पाषाण को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। ठीक है। अब पूरा पाषाण का जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख से लेकर 50,000 तक, 50,000 BC तक चलता है। ठीक है। मध्य पाषाण काल का ये 50,000 से लेकर 40,000 BC तक चलता है। अब उच्च पूरा पाषाण का अगर हम देखें तो ये 40,000 से 10,000 तक और कहीं कहीं पे 15,000 तक भी इतना BC तक चलता है। ठीक है। आज के वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, जो कि अलग अलग टाइम पीरियड है, इन टाइम पीरियड्स में किस तरह के उपकरण आदि मानव द्वारा यूज किए जाते थे, किस तरह के उपकरण यूज किए जाते थे और वो उपकरण हमें, मतलब आज हमें वो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ठीक है। तो ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है उसमें अलग तरह के उपकरण थे, मध्य पूरा पाषाण काल में अलग तरह के उपकरण थे और उच्च पूरा पाषाण काल में अलग तरह के उपकरण थे। ठीक है। हम देखते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल में कौन कौन से उपकरण थे। ठीक है। जैसे अगर हम निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसमें हम लोग को जो उपकरण का साक्ष्य मिला है, यहाँ पे लिख देता हूँ उपकरण। ठीक है। उपकरण, तो उपकरण में अगर हम देखें तो यहाँ हम लोग को मिला है कुल्हाड़ी। मुख्यतः हम लोग को कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद विदारणी का साक्ष्य मिलता है और इसके साथ साथ हम लोग को मिलता है खंडक। ये जो कुल्हाड़ी है उसको बोलते हैं इंग्लिश में हैंड एक्स कहते हैं। विदारणी को हम लोग बोलते हैं क्लीवर। ठीक है, क्लीवर। ये जो खंडक है इसे हम अंग्रेजी में चॉपर कह देते हैं, चॉपर। तो इस तरह से हम लोग को मुख्यतः ये 3 ही याद रखना है, इससे ज़्यादा भी मिले हैं लेकिन मुख्यतः ये 3 ही हम लोग को उपकरण मिलते हैं जो कि निम्न पूरा पाषाण काल में आदि मानव यूज करते थे और इसके द्वारा शिकार करते थे और अपना भोजन तैयार करते थे। ठीक है। अब ये उपकरण हो गया, तो ये उपकरण हमें कहाँ से मिले, किन स्थानों से हमें ये उपकरण मिले, तो उसमें हमारा जो सबसे पहला नाम आता है स्थान में, वो नाम है सोहन नदी घाटी। ठीक है, सोहन नदी घाटी जो कि आज के पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। उसके बाद आता है बेलन नदी घाटी। यहाँ भी हमें साक्ष्य मिले हैं, बेलन नदी घाटी जो कि भारत में है, भारत के उत्तर प्रदेश जिला के मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर में। ठीक है। तो यहाँ से हमें पूरा पाषाण काल के, निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। अगर इसके बाद हम लोग देखें तो एक जगह है दिदवाना। ठीक है, जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ से भी हमें निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम इसके अलावा और देखें तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जिसका नाम है भीमबेटका, जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, भीमबेटका। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ठीक है। ये विंध्याचल पर्वतमाला के अगर उत्तरी छोर में जाएंगे और इससे शायद पश्चिम में 40 किलोमीटर जाएंगे तो आपको ये जगह भीमबेटका मिलेगी। भीमबेटका की एक गुफा है जो कि 10 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और लगभग इसमें 500 गुफाएं हैं जो निम्न पूरा पाषाण काल का साक्ष्य देता है, मध्य पूरा पाषाण काल का भी साक्ष्य देता है। मतलब इसमें बहुत सारे साक्ष्य हमें मिलते हैं जिसमें से इस निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य भी हमें इस भीमबेटका की गुफा से मिलते हैं। ठीक है। तो पूरा निम्न पूरा पाषाण के लिए हमें ऐसे उपकरण यहाँ पे यूज किया जाता था और इन स्थानों से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। मतलब ये जो उपकरण है ना, तो कुल्हाड़ी का संस्कृति यहाँ पे था, चौपर संस्कृति, इसलिए निम्न पूरा पाषाण काल को हम लोग कह देते हैं हैंड एक्स संस्कृति चलती थी यहाँ पे और चौपर संस्कृति चलती थी। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इनके कई टीलों को खोदा गया और इनके टीलों को खोदने के पश्चात हमें हैंड एक्स की बहुतायत मात्रा में
प्राप्ति हुई और चॉपर की बहुतायत मात्रा में प्राप्ति हुई। इसलिए इस संस्कृति में हम लोग कह देते हैं कि हैंड एक्स संस्कृति और चॉपर चॉपिंग संस्कृति, ठीक है। तो निम्न पूरा पाषाण काल में हैंड एक्स संस्कृति थी और चॉपर चॉपिंग संस्कृति थी, ठीक है। अगर हम मध्य पूरा पाषाण काल में चल जाएं तो यहाँ क्या बदलाव आया दोस्तों, जैसे ये एक पूरा पत्थर हुआ, ठीक है, तो पहले इसे डायरेक्ट यूज कर दिया जाता था थोड़ा थोड़ा परिष्कृत करके, लेकिन अब क्या हुआ ना कि अब इसे हमने तोड़ना शुरू किया, दूसरे पत्थर से मार देते थे, जैसे इधर से मारा इधर से मारा, ठीक है। अब जब मारा इस पत्थर को तो ये पत्थर जो है कुछ इस आकार में, कुछ इस शेप में टूट गया, यहाँ से मारा तो ये अलग हो गया, यहाँ से मारा तो ये अलग हो गया, इसका शेप चेंज हो गया, ठीक है। तो जब ये बीच वाला जो बचता था ना उसे हमने कोर कहा, ठीक है, और जो साइड वाला बच जाता था उसे हमने कहा फलक। तो ये फलक, अब जब लोग मध्य पूरा पाषाण काल में आए ना तो लोगों ने फलक का यूज करने का भी शुरुआत कर लिया। पहले लोग कोर का ही यूज करते थे सारे उपकरण बनाने में, अब बाकी जो बचता था उसको इधर उधर फेंक देते थे, उसका कोई यूज़ नहीं था। लेकिन बाद में लोगों ने समझा, सीखा और उनकी समझ में ये आया कि हम इस फलक का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक बढ़िया तरीके से हथियार बनाया जा सकता है इसको भी, ठीक है। तो फिर लोग इन फलकों का भी यूज करने लगे। इसलिए मध्य निम्न के बाद जो मध्य पूरा पाषाण काल है ना, इसमें जो संस्कृति पाई जाती है वो फलक संस्कृति पाई जाती है। इसको हम लोग फलक संस्कृति भी कहते हैं, फलक संस्कृति, ठीक है। वो इसलिए कि यहाँ पर मतलब इस टाइम पीरियड में आने के बाद, ठीक है, इस टाइम पीरियड में आने के बाद लोगों ने फलकों का यूज करना ज़्यादा मात्रा में यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। हम इनके साक्ष्य को कहीं भी उत्खनित करते हैं ना तो हमें फलक वाले उपकरण की मात्रा अत्यधिक मिलती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से उपकरण जो हम लोग यहाँ पे यूज करते थे, उपकरण, ठीक है। अब उपकरण देख लेते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल में कौन कौन से यूज किए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फलक संस्कृति आ गया था, तो फलक का ही यूज किया जाता था डायरेक्ट, ठीक है, फलक का ही यूज किया जाता था। इसके बाद वेधनी यहाँ पे यूज होता था, जिससे उसके बाद छेदनी, इस तरह के उपकरण जो कि फलक से ही निर्मित होते थे। फलक हो गया, वेधनी हो गया, छेदनी हो गया, खुरचनी हो गया, तो इस तरह के उपकरण यहाँ पे यूज किए जाते थे। और ऐसा नहीं है कि निम्न पूरा पाषाण वाला ख़त्म हो गया था, ऐसा नहीं है। निम्न पूरा पाषाण वाला उपकरण तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ फलक का यूज करके उन्होंने वेधनी, छेदनी, खुरचनी इन सब को भी बना लिया था, ठीक है। और इन उपकरणों की मात्रा बहुतायत थी इस समय में, मध्य पूरा पाषाण काल में। इसलिए इन संस्कृति को भी, जो लोग थे इनके संस्कृति को भी हम लोग फलक संस्कृति कहा जाता है। अब संस्कृति किसे कहते हैं? इस टाइम पे जो संस्कृति था ना, जहाँ पे टीला था, टीला को जब उत्खनित किया जाता था और वहाँ पे देखते थे कि कौन सा जो उपकरण है वो ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है, तो उसे हम उसी संस्कृति का नाम दे देते थे। ऐसा मानते थे कि ये जो टीला है ना वो इस संस्कृति का है। तो यहाँ पे फलक ज़्यादा मात्रा में मिला तो हम लोग उस उस जो मध्य पूरा पाषाण काल वाला जो साक्ष्य वाला एरिया था उसको हमने बोल दिया कि ये फलक संस्कृति वाला एरिया है, ठीक है। तो उपकरण हो गया। अब उपकरण तो मिल गए, अब हम देखते हैं कि ये जो उपकरण है ना वो हमें किन स्थानों से प्राप्त हुए, ये जो साक्ष्य कहाँ पे मिले इसके, ठीक है। तो फिर अगर हम इसके साक्ष्य की बात करें तो ये नर्मदा नदी के किनारे किनारे जितने भी एरियाज हम लोग को मिलेंगे ना, लगभग वहीं पे हमें मध्य पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पे हम नर्मदा नदी लिख देते हैं, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे किनारे जितने भी एरियाज हैं जहाँ पे मध्य पूरा पाषाण बस्तियाँ पाई गई है वहाँ पे हमें इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अगर इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हम तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में भी देख सकते हैं। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण, ये सारे फैक्ट एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तुंगभद्रा नदी के साउथ एरिया में, ठीक है, साउथ एरिया में। अगर हम इसके बाद देखें तो
देखिए दोस्तों, निम्न पूरा पाषाण काल में जहाँ जहाँ वहाँ साक्ष्य मिले थे ना, वहाँ मध्य पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य हमें मिलते हैं, और उसके साथ साथ नर्मदा नदी में भी मिलते हैं और तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है, जहाँ पे लोगों के रहने का स्थान था, वहाँ पे हम लोग को इसके साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ जो निम्न पूरा पाषाण काल में जहाँ जहाँ मिले थे ना, वहाँ तो मिलते ही हैं, और उसके साथ साथ यहाँ भी, ठीक है। तो फिर ये भी ख़त्म हुआ, क्योंकि फलक संस्कृति थी, हमने जान लिया। अब ये ख़त्म हुआ, इसके बाद हम 40,000 से 10,000 वाले टाइम पीरियड में आते हैं, जिसका नाम है उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब देखते हैं कि इस उच्च पूरा पाषाण काल में क्या बदलाव आया। यहाँ तो फलक संस्कृति था, लेकिन जब हम उच्च पूरा पाषाण काल वाले टाइम पीरियड में जाते हैं ना, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि लोगों ने फलक का तो यूज़ किया ही था, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो लोग ब्लेड का यूज करने लगे, ठीक है। ब्लेड मतलब स्टील वाला नहीं, पत्थर का ही ब्लेड बनाते थे। तो ब्लेड मतलब धारदार बनाने लगे, तो फिर ये ब्लेड हो गया, ठीक है ना, ब्लेड। अब ब्लेड संस्कृति इसका नाम हो गया। वो संस्कृति इसलिए हुआ क्योंकि उच्च पूरा पाषाण वाले जितने भी स्थल उत्खनित हुए, वहाँ पे ब्लेड की मात्रा अधिकतम मिली हमें, ठीक है। इसलिए उन संस्कृतियों को हमने ब्लेड संस्कृति का नाम दे दिया, और ऐसा माना गया कि उच्च पूरा पाषाण काल के लोग ब्लेड संस्कृति वाले थे, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इस ब्लेड संस्कृति में उच्च पूरा पाषाण काल में कौन कौन से उपकरण प्रारूप हमें मिलते हैं, कौन कौन से उपकरण मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इसके उपकरण की बात करें तो हमें फलक तो मिला ही था, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल में, तो फलक हम लोग को यहाँ भी मिला, लेकिन इसके साथ साथ कौन कौन सा उपकरण ऐड हो गया, देखिए, तक्षणी हो गया, खुरचनी हो गया, ठीक है, तक्षणी हो गया, खुरचनी हो गया, और साथ में ब्लेड्स वाले जितने भी ब्लेड्स, ब्यूरिन, ये जो तक्षणी है ना वो ब्लेड है, खुरचनी जो है ना वो ब्यूरिन है। तो ये जो तक्षणी है, खुरचनी है, इन सब की मात्रा जो है अधिकतम, और मुख्यतः है ये, और भी कई उपकरण थे, लेकिन मुख्यतः हमें यही उपकरण मिलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल से भी। तो इन उपकरणों के आधार पर हम इस संस्कृति को ब्लेड संस्कृति का नाम देते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये जो उपकरण है वो उच्च पूरा पाषाण काल से मिले, अब हम देखते हैं कि ये उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरण हमें किन स्थानों से मिले, हमें ये साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अगर हम उन स्थानों की बात करें, इसका जो स्थान है जहाँ से हम इन साक्ष्यों की पुष्टि करते हैं, वो स्थान है आंध्र के कुछ इलाकों में हमें मिलता है, कर्नाटक के भी कुछ इलाकों में हमें मिलता है। उसके बाद केंद्रीय एमपी, सेंट्रल एमपी, ठीक है, केंद्रीय एमपी में हमें इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं। दक्षिण यूपी में भी मिलता है, बिहार के पठार में भी मिलता है, और साथ साथ हमें कहाँ मिलता है, भीमबेटका की गुफा में, भीमबेटका की गुफा, ठीक है, भीमबेटका की गुफा। मैंने कहा था भीमबेटका की जो गुफा है वो 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है, 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इस भीमबेटका की गुफा में 500 गुफाएं हैं, 500 गुफाएं हैं, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त हैं, मध्य पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त हैं, और उच्च पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा उच्च पूरा पाषाण काल खत्म हो गया। जैसे उच्च, देखिए एक बार मैं फिर इसको रिकॉल करा देता हूँ कि इसका डिवीज़न कैसे हुआ है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक निम्न पूरा पाषाण काल, एक मध्य पूरा पाषाण काल और एक उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है ना। निम्न पूरा पाषाण काल जो था वो 5 लाख से 50,000 BC तक चला था लगभग। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 BC लगभग। उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल लगभग 40,000 से 10,000 BC या लगभग 40,000 से 15,000 BC तक चला था, ठीक है। अब निम्न पूरा पाषाण काल में अगर हम लोग देखें
तो यहाँ हैंड एक्स या चोपर संस्कृति पाई गई, क्योंकि इसकी मात्रा इस समय में अधिकतम थी और लोग इसका यूज करते थे। ठीक है, अगर हम इसके स्थान की बात करें तो सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, दिनवाना और भीमबेटका में इसके उपकरण मिले, इसके साक्ष्य मिले। ठीक है ना। अगर हम मध्यपूरा पाषाण, उसके बाद हम मध्यपूरा पाषाण काल में शिफ्ट कर जाते हैं, तो हैंडेक्स और चोपर संस्कृति से आगे हमें यहाँ पे फलक संस्कृति मिलती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोग फलकों का यूज़ करना शुरू कर दिए थे और इन फलकों से वे फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी आदि उपकरण बनाते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके स्थान की बात करें कि ये मिलता कहाँ से, तो नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी। ठीक है, इस तरह से हमें मध्यपूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं यहाँ से। फिर अगर हम यहाँ से उच्चपूरा पाषाण काल में शिफ्ट करें तो हमें ब्लेड संस्कृति देखने को मिलती है। इन फलकों को और ज़्यादा परिष्कृत कर ब्लेड बना दिया जाता था, तक्षिणी बना दी जाती थी, खुरचनी बना दी जाती थी। ठीक है ना, ब्लेड व्यूरिन्स बना दिए जाते थे और इनकी मात्रा इस समय में बहुत अधिक थी, अधिकतम मात्रा में ये चीज़ें पाई जाती थी। इसीलिए इस संस्कृति को ही हम ब्लेड संस्कृति कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है कि इसके स्थान की बात करें तो यहाँ तो मिलते ही थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सेंट्रल यूपी के कुछ भाग में भी ये प्राप्त होते थे और साथ में इसका जो मेन जो इसका स्थान है जहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं वो है भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा एक ऐसी गुफा है, किलोमीटर तक फैला हुआ है, लगभग 500 गुफाएं वहाँ पे हैं और वहाँ पे इतिहास के बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें, जिसमें से पूरा पाषाण काल के, निम्न पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई पूरा पाषाण काल तक हमें कैसे लोग कौन कौन से उपकरण यूज़ करते थे और कहाँ वे रहते थे। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम मध्य पाषाण काल में शिफ्ट करें, जो कि हम 9000 से लेके 4000 तक का काल मानते हैं। अब क्या होता है ना, उच्च पूरा पाषाण काल तक की जलवायु चेंज होने लगी थी। यहाँ तक ये जो मध्य पूरा पाषाण काल है वहाँ तक तो सेम, लगभग सेम जलवायु थी, लेकिन उच्च पूरा पाषाण काल क्या होता है ना, हिमयुग का लास्ट स्टेज जो था उस स्टेज में ये उच्च पूरा पाषाण काल चलता है। अब इस स्टेज में क्या होता है ना कि ये हिमयुग खत्म होने ही वाला था और जैसे ही हिमयुग खत्म हो जाता है तो वहाँ पे स्टार्ट होता है मध्य पाषाण काल। ठीक है, जैसे ही हिमयुग खत्म हो जाता है 9000 BC में, लगभग 9000 BC में भारत में हिमयुग खत्म हो जाता है और वहीं से स्टार्टिंग हम लोग मानते हैं मध्य पाषाण काल का, जो कि 9000 BC से लगभग मोटे तौर पर 4000 BC तक चला। ठीक है, जब हिमयुग की समाप्ति होती है तो क्या होता है, जब हिमयुग की समाप्ति होती है तब क्या होता है कि बहुत सारे मतलब गर्म और शुष्क मौसम आ जाता है और इसके आने से बहुत सारे छोटे छोटे जीव का उद्भव होता है, छोटे छोटे जीव का, छोटे छोटे वनस्पतियों का उद्भव होता है, बहुत सारे। ठीक है ना। तो अब लोगों को अपना जीवन यापन के लिए छोटे छोटे औजार बनाने होंगे, उसे मारने के लिए, उनसे बचने के लिए, उनको अपना भोजन बनाने के लिए, मतलब तरह तरह के यूज के लिए उन्हें छोटे छोटे औजार बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वे इतने छोटे छोटे औजार बनाते हैं कि उसको हम लोग सेंटीमीटर्स में नाप सकते हैं। ठीक है ना, सेंटीमीटर्स में नाप सकते हैं और उन छोटे छोटे औजारों की मात्रा हमें इस काल में इतनी अधिक मिलती है कि हमें इस काल को उस संस्कृति का ही नाम देना पड़ता है। ठीक है, और छोटे छोटे औजारों की बनाने की आवश्यकता पड़ती है। उन छोटे छोटे औजारों को इस टाइम पीरियड में माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ इंग्लिश में बोला जाता है, सूक्ष्म पाषाण हम हिंदी में उसे कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म पाषाण, जो कि इस युग की बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ पे क्या हुआ था, हिमयुग खत्म हो गया था, गर्म और शुष्क मौसम आ गया था और उसके साथ छोटे छोटे जीव जंतु और वनस्पति की उत्पत्ति हो रही थी और उनसे बचने, मारने, भोजन करने के लिए लोगों ने छोटे छोटे औजारों का आविष्कार किया था और उन छोटे छोटे औजारों को हम माइक्रोलिथ और हिंदी में सूक्ष्म पाषाण कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो मध्य पाषाण काल है ना, वो क्या है, वो पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का संक्रमण काल है एक तरह से। ठीक है, संक्रमण काल मतलब इन दोनों के बीच में एक संक्रमण का काम करता है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इन दोनों में अचानक परिवर्तन को बीच में वो एक
क्या कहें उसको, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, ये चलता है 9000 से 4000 BC तक, ज़्यादा इनके अपेक्षा ये कम ही है। और उसके बाद हम नवपाषाण काल में शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। हम अगले वीडियोस में देखेंगे मध्य पाषाण काल की कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते थे, कैसे कैसे वहाँ पे नए नए प्रौद्योगिकी विकसित हुए, लोगों की समझ विकसित हुई, उनके घर कैसे विकसित हुए, वे फिर किन स्थानों में रहते थे, ठीक है ना। फैक्चुअल चीज़ें जानेंगे, इनके बारे में कॉन्सेप्ट तो मैंने अभी बता दिया, कल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फैक्चुअल चीज़ें जान लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।